नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। साथियों नमस्कार, न्यूज डायरी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। यूजीसी को लेकर देश भर में माहौल क्या है, आज इस पर हम बात करेंगे। और कुछ लोगों के विचार, कुछ लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे और सुनाएंगे। दरअसल यूजीसी को लेकर के इस समय पूरे देश में चर्चा चल रहा है और एक तरह का एक माहौल बन गया जो क्रिएट हो रहा है, जो कि कतई भी किसी के हित में नहीं है। इसमें समाज विध्वंसक बताया जा रहा है, तो आपस में जातियों की दूरी बढ़ाने का बताया जा रहा है। इन सब को लेकर के आज मैं आपसे सामने मैं रूबरू हुआ हूँ और पूरा रिपोर्ट आपको मैं सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, माहौल क्या है। मैं बताऊं आपसे कि मैं बिहार के गया से वापस आते समय ट्रेन में कुछ लोग मिले, ट्रेन में बात होने लगी, वहाँ भी चर्चा हो रहा था वही यूजीसी को लेकर के। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या चर्चा हो रही है, क्या लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के लबोलुबाब यही है कि यूजीसी को लेकर माहौल गर्म है देश का और सवर्णों में नाराजगी है। हालांकि सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा अभी यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत यह है कि समाज में दूरी बढ़ रही है। जातियों के नाम पर एक भ्रम फैल रहा है लोगों में और यह देश हित में कतई नहीं हो सकता। जहां हम बात करते हैं आज एक होने के लिए, हमें एक होकर रहना चाहिए। कहा गया है कि एकता अनेकता में एकता भारत का एक पहचान है, लेकिन आज सरकार द्वारा यह जो यूजीसी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको लेकर के देश का माहौल बहुत गर्म हो रहा है। अगर आने वाले समय में इस पर पुनर्विचार सरकार ने नहीं किया तो 1990 के दशक को फिर पुनः वापसी हो सकती है और कितने लोगों को इसमें अपने प्राण को आहुति देनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको देखें और आगे क्या माहौल है देश का, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, इसको देखें। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं गृह मंत्री अमित शाह संसद में क्या बोले हैं, उसके बाद अन्य वीडियो आप दिखाएंगे आपको। ट्रेन में लोगों में जो चर्चा चल रही है यूजीसी की लेकर के, उसको भी मैं सुनाऊंगा। नौजवानों में जो चर्चा चल रही थी, आप देखें, खबर साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे निवेदन है कि अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जय हिंद साथी। सारे देश में यूजीसी के नए कानून पर हाहाकार मचा हुआ है, कैंपसों में आग खौल रही है। आपको दिखाता हूं यूजीसी के राजपत्र में है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। ये मेरे पास है भारत का राजपत्र, आप देख सकते हैं। मैं इसका उद्देश्य पढ़ता हूं। इसका उद्देश्य है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता का समावेशन को संवर्धन देना। मतलब कि समता मूलक स्वभाव बना रहे कैंपसों में, इसका मूल उद्देश्य यही है। बहुत शानदार उद्देश्य है। अब समस्या यह है कि दिक्कत कहां आ रही है, मैं वो समझाता हूं आपको। देशी भाषा में समझे तो विश्वविद्यालयों में एक कमेटी बनाई जाएगी 10 लोगों की। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? महत्वपूर्ण तरीके से और अनिवार्य तौर पर रखा गया है कि एक एससी सदस्य होना चाहिए, एक एसटी होना चाहिए, एक ओबीसी होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, एक दिव्यांग होना चाहिए।
और भी उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कॉलेज के अथॉरिटी के लोग हो सकते हैं। उसमें सवर्ण या जनरल कैटेगरी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि वो हो भी सकते हैं, ये भी नहीं है कि वो नहीं हो सकते हैं, तो दोनों बातें हैं। समस्या कहाँ है? उनका काम क्या है? उनका काम है कि कैंपस में जाति के आधार पर जहां शोषण हो रहा है, धर्म के आधार पर जहां शोषण हो रहा है, या महिलाओं के प्रति जो शरारत हो रही है, दिव्यांग के प्रति शरारत हो रही है, उस पर अंकुश लगाना, उसे रोकना। तो बहुत शानदार कदम है। इसमें खराब बात क्या है? इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि इस पूरी व्यवस्था में सवर्ण समाज के छात्र को या अध्यापक को नहीं शामिल किया गया है। मतलब सवर्ण छात्र अपने ऊपर हुए भेदभाव के लिए इस कमेटी के समक्ष शिकायत नहीं कर सकता है। ये मान लिया गया है कि उसका अपमान हो ही नहीं सकता, ये मान लिया गया है कि उसके साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता। आप भी सोच रहे होंगे कि सवर्ण के खिलाफ कैसे भेदभाव हो सकता है। तो इन दिनों कैंपस में एक बहुत चलन है, आपको याद होगा, ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार किनारे आपने सुने होंगे। मतलब अगर जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को जाति के आधार पर कोई गरिया रहा है तो वह व्यक्ति इस कमेटी के सामने, वह स्टूडेंट इस कमेटी के सामने अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकता, क्योंकि यूजीसी का मानना है कि जनरल वर्ग शोषक है, शोषण करता है और इसका शोषण नहीं हो सकता। दूसरा बिंदु जिससे मैं असहमत हूं वो मैं आपको बताता हूं। इक्विटी स्क्वाड, मतलब हर कैंटीन में, कैंपस में, छात्रावासों में एक स्क्वाड होगा जो ऐसी गतिविधियों पर नजर रखेगा जहां कोई किसी के खिलाफ जातीय तौर पे, नस्लीय तौर पे, धार्मिक तौर पे कोई शरारत ना कर सके, किसी का उत्पीड़न ना कर सके। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप सोचिए कि स्क्वाड की नजर किस पर होगी? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर। क्यों? क्योंकि यूजीसी ने पहले ही मान लिया है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का शोषण हो ही नहीं सकता है, वो शोषक की ही भूमिका में है, अप्रत्यक्ष रूप से उसने ये घोषित कर दिया है। अब आप समझिए, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे महीना 2 महीना में पुलिस गांव के नुक्कड़ पे, चौराहों पे अचानक सघन चेकिंग लगा देती है। हेलमेट है नहीं है, कई बार जूते ना होने पर किसी न किसी बहाने चालान करती है और कहती है कि हमें कोटा पूरा करना है। अब कैंपसों में भी क्योंकि मान ही लिया गया है कि सवर्ण समाज शोषक है और उसके इतने स्टूडेंट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जातीय तौर पर या नस्लीय तौर पर किसी के साथ उत्पीड़न ना हुआ हो। तो क्या गारंटी है कि स्क्वाड शरारती तौर पर कमियां, खामियां कुरेद कर गलतियां नहीं निकालेगी? तीसरी असहमति मैं आपको बताता हूं। 2012 के रेगुलेशन में एक प्रावधान था कि अगर कोई शिकायतकर्ता किसी के खिलाफ गलत शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट होगा, उसको भी दंड मिलेगा। जैसे अगर मैं कोई शिकायतकर्ता मेरे खिलाफ ये शिकायत करता है कि मैंने उसका जातीय तौर पर उत्पीड़न किया है, भले हो सकता है उससे मेरी पुरानी असहमति रही हो, पुरानी दुश्मनी रही हो, या उसकी ईर्ष्या मेरे प्रति रही हो, और उसने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। उस वक्त में, जिस वक्त वो मेरे खिलाफ की शिकायत कर रहा है, उस वक्त मैं अपने गांव में हूं और मैंने कमेटी के सामने वो पूरे प्रूफ ला कर रखे कि साहब जिस वक्त इन्होंने कहा है कि मैंने इनका उत्पीड़न किया उस वक्त तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं प्रूफ कर देता हूं इस बात को कि मेरी कोई गलती नहीं। तो इस प्रूफ कर देने के बाद भी उस शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी कि तुमने एक व्यक्ति को गलत फंसाने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश की। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, अध्यापकों के लिए भी है। सोचिए किसी अध्यापक पर कोई बदमाश लड़का दबाव बनाए कि आपके अंडर पीएचडी कर रहे हैं, हमें इतना नंबर चाहिए, या आप हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक कर रहे हैं, इतना नंबर चाहिए, नहीं तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। तो वो भी इस दबाव में आएंगे क्योंकि वो अपनी शिकायत इस कमेटी के सामने नहीं रख सकते। अगर ये यूजीसी का नियम किसी भी पीड़ित के लिए होता, वो जनरल कैटेगरी का हो, बैकवर्ड का हो, एससी एसटी का हो, जिसके लिए भी हो, तो इस बिल से कतई कोई ऐतराज नहीं था। इस बिल से दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इस बिल में शिकायतें सवर्णों के खिलाफ हो सकती है, वो शिकायत नहीं कर सकते। जबकि आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहां तो सवर्ण होने के नाते भेदभाव हो रहा है, मतलब संविधान खतरे में है। मतलब ये मान लिया गया है कि सवर्ण समाज पूरी तरह शोषक है और समता मूलक समाज की स्थापना में उसका कभी कहीं किसी हाल कोई योगदान नहीं। तो यूजीसी वालों जरा ये बताओ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस बौद्ध धर्म की सर्वाधिक पैरवी की, वो गौतम बुद्ध किस समाज से आते थे? महावीर जैन किस समाज से आते थे? दुनिया में सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने वाले महात्मा गांधी किस समाज से आते थे?
चंद्रशेखर जी, जेपी जी, लोहिया जी किस समाज से आते थे? अपने बाप का विरोध करके दुनिया का सबसे बड़ा नक्सल मूवमेंट खड़ा करने वाला चारू मजूमदार किस समाज से आते थे? हमने 565 रियासतें दान कर दी, हमने करोड़ों बेटे बलिदान कर दिए, हमने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा किए, हमने महाराजा रणजीत सिंह पैदा किया है, हमने महाराणा प्रताप पैदा किया है, हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा किया है, हमने आखिरी गोली तक संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद को पैदा किया है, हमने राम प्रसाद बिस्मिल को पैदा किया है, ताकि समता मूलक समाज बना रहे, उसकी स्थापना होती रहे। मरते मरते शहीद होते होते इन वीर जियालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। कुर्सी पर बैठे लोगों, नाप लीजिएगा किसी दिन, तिरंगे के केसरिया में रंग से ज्यादा हमारा रक्त होगा और आप हमें ही खलनायक बना रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये साजिश किसी दलित भाई की या किसी पिछड़े भाई की नहीं है, उन्हें टारगेट मत करिएगा। ये साजिश सत्ता में बैठे उन बदमाश लोगों की है जिन्हें अब हिंदू मुसलमान के खेल में कम मजा आने लगा था, सो उन्होंने एक नया सी गुफा छोड़ दिया है। आप लड़ते रहिए, वो मौज काटते रहेंगे। कि भैया जनरल कैटेगरी में कौन आता है, मैं डायरेक्टली मैं इस नियम के जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो दुष्प्रभाव होंगे, मैं उन दुष्प्रभावों की बात बता रहा हूं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है और आपको क्यों सतर्क होने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा खतरा जो है इसमें, वो आपकी बेटियों के लिए है। आपके घर में अगर कोई महिला है, बेटी है, जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, उसके लिए। आपको अंकिता भंडारी केस याद होगा, अंकिता भंडारी से सर्विस मांगी गई थी। अब ये सर्विस क्या होती है ये आपको पता है? मतलब उससे कहा गया था कि तू आज रात को मेरे बिस्तर पर सोएगी। अगर उसने सर्विस नहीं दी तो फिर उसकी हत्या कर दी गई। काफी चर्चित केस रहा पूरे देश भर में। अब ऐसी ही सर्विस जब आपकी बेटी अगर पढ़ने जाती है किसी कॉलेज में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी ही सर्विस उससे मांगी जा सकती है। उससे कहा जा सकता है कि आज रात को तुझे मेरे बिस्तर पर आना है, और अगर वो नहीं जाती है तो कोई गुपचुप तरीके से उसकी शिकायत दर्ज करा, मरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुनः हृदय हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि आपके साथ हम ऐसा करेंगे, आपके बच्चों और उनकी आगामी पीढ़ी के साथ। और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये चुप रह के अपनी मूक सहमति दे रही हैं। मूक सहमति का मतलब आप समझते हो, जब अन्याय होता है तो हम चुप रहते हैं, इसका मतलब हम सहमत हैं। आप जो कर रहे हो मोदी जी सही कर रहे हो। हर विषय पर विरोध करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे पर नहीं बोल रही कुछ भी। इसका अर्थ क्या है कि वो मूक सहमति दे रही हैं। विपक्ष मौन है। बस एक ही विपक्ष ने बोला है, मैं देखा हूँ। वो बोलिए कौन? मायावती, बहुजन समाज, वो बोलिए, खाली वो बोलिए। क्या बोली है कि हाँ ब्राह्मणों को भी 30% आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, क्या बोलिए? आगे आने वाले समय में यूपी में उसी का राज होगा। वो देखा जाए तो एकदम तो नेता भी अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब ये ठीक डिसीजन लेती थी। हाँ, ठीक डिसीजन, सब चीज़ देखते हुए। उसके में तो मतलब मान लीजिए जब जांच पड़ताल में दोषी पाए जाते हैं तो अपने ऊपर गवाही होगा। इसका तो कोई दोषी नहीं है, ऑन द स्पॉट खत्म था।